लास्ट लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे और हमको जो है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेजोनेंस है वो कंप्लीट करना था आज, है ना। हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमको एक ही स्ट्रक्चर से सब कुछ समझ में नहीं आता है, उसमें कुछ कमियां हैं। तो उन चीजों को समझाने के लिए कि भाई अलग अलग बॉन्ड्स हैं तो एक से ज्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स में अगर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को देखें तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएंगी, लेकिन बाद में पता चला कि बॉन्ड लेंथ सेम आती है। तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स से हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर समझते हैं कि भाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा इसका कुछ, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे, जिसके बॉन्ड ऑर्डर पार्शियल आ सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला लिखा था हमने, और ये बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इन दोनों का एवरेज आ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ भी इनके बीच में आती है। ये सब एग्जांपल्स हमने देखे थे। O3 का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, CO3 2 माइनस का निकाला था, यहाँ तक हम लोगों ने। और फिर लास्ट में PO4 3 नेगेटिव का निकाला था। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में लिख लिया था ना सबने? बिल्कुल। और मैंने कहा था कि भाई चार्जेस भी शेयर होंगे, तो चार्जेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमको सीखना था। तो उसको लिखते हैं फॉर्मूले को। इन एग्जांपल्स में चार्जेस का एवरेज क्या आता है वो लिखते हैं, और फिर हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कहाँ कहाँ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी रहेगी। लिखें बच्चों इससे आगे? ठीक है, तो इसके नीचे अपने को लिखना है पार्शियल चार्ज इज इक्वल टू total charge delocalized upon number of atoms on which the charge is delocalized। इसका मीनिंग भी मैं आपको जो हमने ऊपर एग्जांपल्स किए हैं उन्हीं के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे होगा। एग्जाम्पल PO4 3 माइनस, जो लेटेस्ट एग्जाम्पल था उसी से शुरू करते हैं। सही है प्रेशा, गुड गुड। तो देखें एग्जाम्पल बच्चों, लिख लिया हो सबने तो इसको समझना शुरू करें। ठीक है भाई, तो PO4 3 माइनस के हमने टोटल कितने स्ट्रक्चर बनाए थे? P डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, इसके कितने स्ट्रक्चर्स बनाए थे? 4, है ना। तो मैं यहाँ सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा हूँ, लिख देता हूँ 3 more resonating structures। ऑलराइट, इसके तीनों स्ट्रक्चर्स बनाए थे अपन ने, भी ये ऊपर ही बनाए ना, देख लो ये बनाए थे। अब हमको ये देखना है कि जो पार्शियल चार्ज है किसी भी एक ऑक्सीजन के ऊपर वो कितना आएगा। हाँ कौस्तुभ, कितना आएगा? तो बेटा क्या लिखा है अपन ने? टोटल चार्ज डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ कितना चार्ज डीलोकलाइज्ड है? 3। बिल्कुल। तो इस फॉर्मूले को अपन लिखना चाहते हैं, तो पार्शियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज डीलोकलाइज्ड इज 3 और नंबर ऑफ एटम्स ऑन विच द चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। तो कितने एटम्स में डीलोकलाइज्ड है बेटा? ये जो 3 चार्ज है ये किन किन एटम्स पे शेयर होता है? इन 3 पे तो है, और इस पे भी शेयर होता है कुछ स्ट्रक्चर्स में, है ना। सारे स्ट्रक्चर्स में देखें तो कुल कितने एटम्स पे अलग अलग टाइम रहता है? तो 4 पर शेयर होता है, तो डिवाइडेड बाय
4, तो ये आ जाएगा 0.75। तो -3/4 जो है वो पार्शियल चार्ज ऑन एनी ऑक्सीजन हम लिख सकते हैं इन रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। देयरफॉर partial charge on any oxygen is -0.75 या फिर -3/4, ये लिख सकते हैं हम। है ना। अब कॉमन कंडीशंस जहां पर रेजोनेंस हमको देखने को मिलता है वो लिखते हैं, और फिर कुछ और एग्जांपल्स लिखेंगे और उन पर सब कुछ अपन करके देखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर भी निकालेंगे और पार्शियल चार्जेस भी लिखेंगे। करण बेटा कहाँ 4 पूछ रहा है तू, कहाँ 4 क्यों लिखा है? कौन से 4 की बात कर रहा है? अच्छा, ऊपर मैंने 0.74 लिख दिया है, ओके ओके। हाँ हाँ, उसको 0.75 कर देते हैं। ठीक है, ओके, लिख लिया सबने? परिणा बेटा जनरली ट्रिपल बॉन्ड में रेजोनेंस नॉर्मली देखने को मिलेगा नहीं अपने को, बहुत रेयर होता है कि ट्रिपल बॉन्ड में रेजोनेंस मिलता नहीं है। मैं कंडीशंस लिखवा रहा हूँ, यहाँ तक लिखा सबने? तो हम लिख लेते हैं कि जनरली कब किन कंडीशंस में हमको रेजोनेंस ऑब्जर्व करने को मिलेगा। इसके नीचे लिखो कॉमन कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, एक सब हेडिंग के फॉर्म में लिख लो, कॉमन कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। उसमें लिखो generally if there are conjugated systems of double bonds in bracket pi electrons, comma negative charge lone pairs positive charge or odd electron, then resonance phenomenon is generally observed in these cases। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, आपके पास जैसे डबल बॉन्ड on some element followed by a single bond followed by a double bond, तो इसको ऐसे लिख लो x सिंगल बॉन्ड x डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड x सिंगल बॉन्ड x नेगेटिव चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड
X, सिंगल बॉन्ड X और लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X और पॉजिटिव चार्ज या फिर डबल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X और ऑड इलेक्ट्रॉन। जनरली ये कंडीशंस जब रहेंगी तो हमको रेजोनेंस ऑब्जर्व करने को, मतलब इन केसेस में हमको जनरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, है ना। ये फिनोमिनन को मैं क्लियरली कर देता हूँ, दिस इज फिनोमिनन रेजोनेंस, फिनोमिनन इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन दीज केसेस। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब किए तो अपन और भी हैं, ऊपर हैं एग्जांपल्स, बट इनको आगे देख लेते हैं कि ये सिस्टम्स हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट। हाँ बिल्कुल, तो इनके केसेस अपन देख लेते हैं। यहां तक लिखा सबने, तो मैं फिर इसके एग्जांपल्स बता दूं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिख लो बेटा जल्दी से। फिर अपन कुछ एग्जांपल्स में इसको आइडेंटिफाई करके पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर्स और चार्जेस अगर हैं तो वो भी निकालना सीखेंगे। हो गया सबका? चलो तो देखो, सबसे फेमस एग्जांपल ये ले लेते हैं रेजोनेंस का, अपनी बेंजीन रिंग। तो आपके पास CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये अपनी कंडीशन है, लिखी थी हमने कि डबल बॉन्ड हो, फिर एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर एक डबल बॉन्ड हो, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाता है। तो इस केस में रेजोनेंस मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं हम? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ शिफ्ट होंगे, तो उस वजह से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हमको मान लो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर चाहिए इसका, है ना। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C बॉन्ड चाहिए अगर हमको, तो कोई भी दो कार्बन एटम्स के बीच में बेटा दोनों स्ट्रक्चर्स में टोटल बॉन्ड कितने? कोई भी दो कार्बन देख लो और उनको दोनों स्ट्रक्चर्स में देखो, टोटल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं सबके। हाँ, तो टोटल बॉन्ड है अपने पास 3, और ये 3 बॉन्ड जो हैं ये कितने स्ट्रक्चर्स में आए हैं? 2 स्ट्रक्चर्स में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5, राइट, आएगा। अब इस स्ट्रक्चर के लिए मैं तुमको सिर्फ इस स्ट्रक्चर के लिए विजुअलाइज करवा देता हूं कि रेजोनेंस का मतलब क्या है ना। हाउ डू वी विजुअलाइज, इसके हो क्या रहा है भाई, कहने का मतलब क्या है ना। तो बना तो हम ऐसे देते हैं, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे कर देते हैं कि यू हैव, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। बट ये सर्कल बनाते क्यों हैं ये मैं समझा देता हूँ, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो। इसको मैं तुमको ऑर्बिटल्स की मदद से समझा देता हूँ कि ऑर्बिटल्स का शेप कैसा दिखता है,
क्या हो जाता है जिस वजह से हम इसको सर्कल बना देते हैं। लिख लिया कि यहां तक सबने? ओके, तो अब 1 मिनट रुक जाना, कोई भी लिखेगा नहीं, सब एक बार देखेंगे उसके बाद। तो अपने पास बच्चों 6 कार्बन है, वी हैव 6 कार्बन एटम्स। तो मैं कार्बन एटम्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, तो हमने ये 2 अलग अलग बेंजीन रिंग्स ले ली। अब इसमें मैं कार्बन के पाई ऑर्बिटल्स बना देता हूं, पाई बोलो सॉरी, पी ऑर्बिटल्स। याद है पी ऑर्बिटल्स डम्बेल शेप होते थे, हम उनको बना देते थे, ऐसे होते थे ना। ठीक है, स्क्रीन पे देखते रहना, अभी बनाना मत, मैं टाइम दे दूंगा बनाने का। तो इस स्ट्रक्चर को जब देखें तो इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। जब आप इसका डबल बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ ये पाई बॉन्ड बन रहा है एक, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर एक पाई बॉन्ड है, और फिर एक सिंगल बॉन्ड, और फिर एक पाई बॉन्ड, और एक नीचे होगा यहाँ पीछे जो हमने दिखाया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है सबको? और अगर याद हो सबको तो पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर ऐसा बनता था, एक क्लाउड ऐसा ऊपर बनता था और एक क्लाउड ऐसा नीचे बनता था, बेंड हो जाते थे ऑर्बिटल्स, है ना, बिल्कुल स्टोमेटा टाइप। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर थे, अब क्या हुआ, इस वाले ने इसके साथ शेयर कर लिए तो इसको तोड़ के यहाँ शेयर करने पड़े और इसको तोड़ के यहाँ शेयर करने पड़े। तो अपने पाई बॉन्ड्स एक तरीके से शिफ्ट हो गए। तो अपना ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बना देते हैं। तो इसके अंदर अपना पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ नीचे है, ये सामने है और इधर है। तो अब क्या हो गया कि पहले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ ऐसा था, इस बगल वाले स्ट्रक्चर के अंदर अब हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आ गया और इधर आ गया, है ना, दिख रहा है सबको? अब अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं, हाँ, 2 वाइट लाइन मतलब एक पाई बॉन्ड, 2 वाइट लाइन मीन्स 1 पाई बॉन्ड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड ये कहता है कि भाई कभी इलेक्ट्रॉन यहां है और कभी यहां है। तो बेसिकली बेटा ये दिख रहा है, अब मैं अगर इसको बनाता रहूं तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एक लूप में घूम रहे हैं। तो कभी इसमें रहते हैं थोड़ी देर, कभी इसमें रहते हैं थोड़ी देर, कभी इसमें रहते हैं, कभी इसमें रहते हैं, पड़ोस पड़ोस में शिफ्ट होते रहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर एवरेज करोगे, है ना, अल्टीमेटली अगर एवरेज करोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। कंटिन्यूएशन में क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते रहते हैं, और ऐसे ही क्लाउड नीचे मिल जाएगा। तो
पॉइंट क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ थे, फिर कभी शिफ्ट होकर यहाँ आ जाते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, कभी शिफ्ट होकर यहाँ आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, कभी शिफ्ट होकर यहाँ आते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस जगह में घूमते रहते हैं, ऊपर और नीचे। तो अब ये रिंग जैसी दिख रही है, अगर ऊपर से देखोगे तो रिंग दिखेगी हमको, गोल दिखेगी ना। अगर ऊपर से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ये रिंग सी दिखेगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा हमको गोल। इसलिए हम इसको रेजोनेंस हाइब्रिड में ऐसे बना देते हैं। तो रेजोनेंस का मतलब समझ में आया? बेसिकली हो क्या रहा है कि एटम्स अपनी जगह पे रहते हैं, बट एटम्स के आसपास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं। तो दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। बस इतनी सी बात है। जहां ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है शिफ्ट होने की, वहां रेजोनेंस हो जाता है। आई बात समझ? तो तुम ये दोनों तो बना लो, ये भले ही मत बनाना, ये थोड़ा सा विजुअलाइज हुआ अच्छे से, सही है। बिल्कुल। कोशिश यही रहती है कि थोड़ी चीजें विजुअलाइज हो जाए। अगर विजुअलाइज हो जाती हैं तो फिर वो अच्छे से पढ़ने में समझ में आती है। बढ़िया है, अच्छी बात है, विजुअलाइज हो तो गुड। इंटरचेंज करना तो कोई वो नहीं है ना बेटा। पॉइंट इसके, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं। अब हमने यही बात कही थी ना भाई, इसके इलेक्ट्रॉन्स को पाई बॉन्ड बनाना है तो वो इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है ना। तो कभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ शेयर होता है, कभी इसको जगह मिलती है तो इधर शेयर शेयर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है, हम ये कह रहे हैं कि 2 कार्बन के बीच में ना रुक के 6 के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहीं रोक के रख रहे थे, जबकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रुके नहीं रहते, चलते रहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं तो वो सिर्फ 2 के बीच में शेयर होने की जगह क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके सब एटम्स के ऊपर घूमते रहते हैं। भाई वो तो बल्ब और कीड़ों वाला एग्जाम्पल याद है ना। अब इन कीड़ों को ढेर सारी जगह मिल गई, ढेर सारे कीड़े थे, तो 2 कीड़ों को 2 बल्ब पे शेयर करने की जगह जो 6 कीड़े हैं उनको 6 बल्ब पे शेयर कर देते हैं। तो सारे कीड़े बढ़िया तरीके से इधर उधर घूमते रहते हैं जहां उनको जगह मिलती रहती है। ठीक है, बिल्कुल करण, बिल्कुल। ऑल राइट, चलो जल्दी से बना लो। ये तो सिर्फ थोड़ा फील दिलाने के लिए था। एप्लीकेशन के लिए हम और एग्जांपल्स करते हैं जिसमें अब इतने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बिना डायग्राम के डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर्स और पार्शियल चार्जेस कितने कितने आएंगे वो बता पाएंगे। ये बन गया? अगर बन जाए तो मुझे बता देना, तो हम आगे के और एग्जांपल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो और एक एग्जांपल अपने पास, जैसे SO4 2 नेगेटिव सल्फेट का एग्जांपल है ना। तो SO4 में भी देखते हैं भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या अपने पास। तो तुम्हारे पास सल्फर है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव है, यानी इस पे 3 लोन पे रखे हुए हैं। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है आपके पास, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर नेगेटिव चार्ज है। तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम था अपना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरीके से होता है, क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज वाले के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में शिफ्ट हो जाता है। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। और भी शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, नेगेटिव
चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड का चार्ज नेगेटिव यहाँ जाए तो ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में चला जाएगा, मतलब लोकेशन से इंटरचेंज हो जाती है डबल बॉन्ड की और नेगेटिव चार्ज की। तो इन लोकेशंस को इंटरचेंज करें तो ये अगर इधर डबल बॉन्ड आया तो इस पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो ऐसे हम कर करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं ना, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ नेगेटिव, ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। हम सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते, हम अब कम स्ट्रक्चर्स बना के ही बताना शुरू करते हैं, पार्शियल ऑर्डर और चार्जेस। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, है ना। अभी मैंने तुमको बताया था कि दो एटम पकड़ो और उनके बीच में सारे स्ट्रक्चर्स में टोटल बॉन्ड्स गिन लो। उसका एक और तरीका है, क्या, कि अगर 4 एटम्स अपने पास और इन्हीं में रेजोनेंस होना है, ध्यान से सुनना सब लोग, स्ट्रक्चर बना के तो हो ही जाएगा, अगर बिना स्ट्रक्चर किया कम स्ट्रक्चर से करना है काम तो कैसे होगा। ये 4 ऑक्सीजन है, इन चारों में रेजोनेंस होना है, हाँ या ना। तो इन चारों ऑक्सीजन में मिलकर कितने बॉन्ड शेयर होने हैं टोटल? 6 बॉन्ड्स हैं। तो 6 बॉन्ड्स हैं और टोटल ऑक्सीजन कितनों पे शेयर होने हैं सारे स्ट्रक्चर्स में कुल मिला के? 4 पे। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया। हमने सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर देखा अभी, है ना। अच्छा ऊपर जाते हमने शायद कहीं इसका काम लिखा हुआ था ना, SO4 2 नेगेटिव के लिए, ये SO4 2 नेगेटिव के लिए नहीं लिखा था। अच्छा CO3 2 नेगेटिव के लिए लिखा था। रुको रुको, तो एक काम करते हैं, इस चीज को CO3 2 नेगेटिव पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे आंसर तो निकाल लेते हैं, पार्शियल चार्ज भी लिखते हैं एक ही स्ट्रक्चर से। तो कितना नेगेटिव चार्ज है बेटा चारों ऑक्सीजन पे मिला के? 2। 2 पार्शियल चार्ज है। तो ये 2 पार्शियल चार्ज कितने ऑक्सीजन पे शेयर होंगे रेजोनेंस में? 4। तो 2 पार्शियल चार्ज है, 4 पे शेयर होगा तो हाफ आएगा, और ये हाफ माइनस का है तो -2 पे -हाफ पार्शियल चार्ज आएगा, है ना। बिना स्ट्रक्चर सारे ड्रॉ करे अपन एक ही स्ट्रक्चर से बता रहे हैं। तो इसको अपन चेक कर लेते हैं कि जिसके अपन ने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करे थे उससे भी ये जो आंसर आता है वो मैच होता है कि नहीं। तो CO3 2 नेगेटिव के लिए देखते हैं, है ना। हमने जो पहले किया हुआ है जिसके लिए पार्शियल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला हुआ था, तो एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं इस बार CO3 2 नेगेटिव का, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव। तो सिस्टम देख लो भाई, कॉन्जुगेटेड है क्या? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सिंगल लोन पेयर, सॉरी नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये तीनों में आपस में रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, कितने बॉन्ड कितने ऑक्सीजन में शेयर होंगे? 4 बॉन्ड 3 ऑक्सीजन में शेयर होंगे। अच्छा पार्शियल चार्ज, कितना चार्ज कितने ऑक्सीजन पे शेयर होगा? -2 चार्ज 3 पे शेयर होगा, है ना। तो अब इसको ऊपर चेक कर लेते हैं, हमने जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला था इतना ही आया था क्या? देख लो एक बार, देखो एक तो ये चार्ज आ गया 4/3, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर 4/3, है ना। इतना ही निकाला ना अपन ने 4/3 अभी CO3 के लिए, और CO3 के लिए चार्ज निकाला था कि अपन ने? CO3 के लिए चार्ज नहीं निकाला। तो स्ट्रक्चर्स पे भी निकालोगे तो आ जाएगा चार्ज आपको, है ना। वो अपन ने अभी पहले कैलकुलेट नहीं किया था, वो यही कैलकुलेट किया है, -2/3। तो थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई करना आया सिस्टम्स को। चलो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एसिटिक एसिड का, देखो इसमें आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या तुम सिस्टम को। CH3COO नेगेटिव, तो इसका जो स्ट्रक्चर है CH3C डबल बॉन्ड और O नेगेटिव, तो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है?
है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ मेरे को जरा। बॉन्ड ऑर्डर बताओ और पार्शियल चार्जेस भी बताना। तो कौस्तुभ बेटा सारे आयंस का है, बेंजीन रिंग आयन थोड़ी था, कैसी बात कर रहा है यार। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स, जल्दी बताओ। दो है ना भाई, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बस इतना ही है। तो इसमें दो ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड शेयर हो रहे हैं टोटल? तीन है ना, दो और एक तीन। तो तीन बॉन्ड हैं, दो पे शेड है तो 3/2 आएगा। और चार्ज कितना है, जो कितने पे शेड है? -1 चार्ज है और दो पे शेड है, तो पार्शियल चार्ज कितना आ जाएगा? -1/2। आया समझ? ठीक है, मैं एक पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जांपल भी देख लेता हूँ ना। लेट्स डू वन पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जांपल एज वेल। यहाँ तक लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से। लिख लो लिख लो। मोहित बेटा पार्शियल चार्ज अगर ऑक्सीजन पे रखना होगा तेरे को, तो इस पे -½ रखेगा और इस पे -½ रखेगा। इसको पार्शियल डबल बॉन्ड और इसको पार्शियल डबल बॉन्ड बना देगा, मतलब 1.5 और 1.5 हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, लो जल्दी लिख लो। मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको एक पॉजिटिव वाला एग्जांपल देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हर्ष बेटा कॉन्जुगेट के लिए मिनिमम 3 तो चाहिए ही होंगे ना। दो में तो फिर रेजोनेंस कैसे होगा? दो के बीच में तो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है, कम से कम 3 तो चाहिए बॉन्ड को शिफ्ट होने के लिए। कोई मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने इंट्रोडक्शन तो मैं दे दिया है रेजोनेंस का। ये काफी ज्यादा डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग रेजोनेंस काफी ज्यादा यूज करोगे आगे चल के। रेशा O3 में होंगे ना बेटा? बिल्कुल O3 में भी होंगे। अमन किसका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO है? बिल्कुल CO का बॉन्ड ऑर्डर है ये दोनों में। CO3 2 नेगेटिव और CH3 CO नेगेटिव है दोनों में। हाँ बिल्कुल सही है कृष्ण। चलो तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जांपल दे देता हूं आपको। तो नाउ लेट्स सी यू हैव CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो आपके पास अब क्या है? एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, यही हुआ। कॉन्जुगेट सिस्टम है, हमने लिखा था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाए, है ना, देखो इसको मैं दिखा देता हूँ तुमको विजुअलाइज करा के। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास चला जाए और ये वाला यहाँ जाए और बॉन्ड ऐसे बन जाए, तो इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज अब किस पे आ जाएगा? इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया दूसरी तरफ, है ना। बेसिकली डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, मतलब वो शिफ्ट होते रहते हैं इधर उधर। तो अगर तुम डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हो, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हटके कहाँ जाएगा?
लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट कर दें बगल में, तो यू विल हैव CH2 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड CH2। तो ये सब ऑर्गेनिक में आएगा, इसको कार्बोनाइन कहते हैं, कार्बोनाइन। ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तुम, कार्बोकेटाइन, सॉरी एनाइन बोल दिया मैंने, कार्बोकेटाइन है ये, पॉजिटिव है। तो कार्बोकेटाइंस रीअरेंज भी होंगे, तो यू विल स्टडी दीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इसका बेटा C और C का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इस केस में? अब कोई भी दो C ले लो, आना वही है। अच्छा, ऑर्गेनिक में थोड़ा पढ़ा था तुमने, गुड गुड। कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, जल्दी बताओ। 3/2, वेरी गुड। और पार्शियल चार्जेस कितने आएंगे? +1/2, है ना। पॉजिटिव चार्ज है वो शेयर्ड है दो कार्बन में, दोनों टर्मिनल कार्बन के अंदर। सबसे राइट वाला कार्बन और सबसे लेफ्ट वाले कार्बन के बीच में वो शेयर्ड रहेगा। ऑलराइट, तो आई थिंक हमने अभी के लिए जितना रेजोनेंस चाहिए उसमें काफी कुछ पढ़ लिया है। इससे ज्यादा रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पर नहीं आएगी, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड विथ मेटालिक बॉन्ड, है ना। बेटा प्रगति दो क्यों है डिनोमिनेटर में, देख ये पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पे शेयर्ड है बता? 2 पे, इसलिए 2 आ रहा है ना। बिल्कुल। चलो, तो आफ्टर दिस लेट्स मूव अहेड विथ नेक्स्ट हेडिंग, मेटालिक बॉन्ड्स। आदित्य यार, मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, आई कैन नॉट से ऐसे आउटराइटली कि नहीं आएगा, मतलब ऐसा कहीं ना, मना तो कोई करता नहीं कि ये टॉपिक कहीं पूछा नहीं जाएगा, हिस्टोरिकली चेक करना पड़ता है पूछा गया कि नहीं। लिखें नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, बताओ लिख लिया हो सबने? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें सब, बिल्कुल फजल जरूर पढ़ेंगे बना के जाके, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग इज मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, तो मेटल्स जो होते हैं उनमें आपस में ना तो आयनिक बॉन्ड बनता है ना ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे प्योर आयरन मेटल है आपके पास ना, मेटल्स तो आपने देखे ही होंगे बहुत जगह, आपको डे टू डे लाइफ में कॉपर वायर मिल जाता है, गोल्ड मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, सिर्फ मेटल, उसमें कोई और एटम नहीं है। तो उस केस में उन एटम्स को जोड़ के कौन सा टाइप का बॉन्ड रखता है, उसको उस जो भी बॉन्ड उसको होल्ड करे रखता है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। A bond that is holding all the metal atoms together is known as a metallic bond. कोवलेंट में तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर नहीं करते। तो कैसे करते हैं, कैसे हेल्ड रहते हैं टुगेदर, वो हम देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अपन ने मेटालिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। तो लिखो, मेटालिक बॉन्ड के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा बेटा, आयनिक में होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसका एक मॉडल है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहलाता है वो हम लोग समझेंगे अभी कि क्या होता है। तो मेटालिक बॉन्ड में लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन the force of attraction that exists
between two, या two मतलब वो between metal atoms, between metal atoms in a metallic crystal or metallic solid is known as a metallic bond. Full stop. नेक्स्ट लाइन में metallic bond strength is directly proportional to number of valence electrons, और उसके नीचे metallic bond strength is inversely proportional to metallic radius. तो जितना छोटा एटम होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहां तक लिखा सबने? उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो the nature of bonding in metallic crystal was explained using electron C model. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, तो क्या है ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, वो हम समझ लेते हैं, और इससे कैसे ये दो पॉइंट हम लिख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट उससे एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो इसके अंदर सब हेडिंग लिखना इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। उसमें लिखो सिंस metals have a very low ionization energy, therefore the valence shell electrons of metals are free to move around in metallic solid leaving behind metal
kernels in bracket positively charged bracket closed full stop. नेक्स्ट लाइन में these positive metal kernels are held together by a SEAC of electrons around them, and thus this is known as electron C model. Full stop. The free electrons make the metallic solids good conductors of heat and electricity. Full stop. Metallic luster can also be explained by the existence of free electrons. इस सब का मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। जो हमने लिखा है इतना सब कुछ, उसका मतलब हम समझ लेते हैं। लिख लिया क्या भाई सबने? अच्छा लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो। तो आई होप अब तक तो लिख लिया होगा सबने। तो हमने ये कहा कि मेटल के जो एटम्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। ड्रॉ कर लेना, बस एक सेकंड में एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद ड्रॉ करोगे तो तुम लोग अच्छे से भी ड्रॉ कर पाओगे और तुम्हें समझ में भी आएगा कि तुमने क्या ड्रॉ किया है ना। तो एटम है मेटल का। अब अगर ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं तुम्हारे पास, ढेर सारे, जो पास पास रखे हुए हैं और नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन का बाहर आना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया, ढेर सारे एटम्स और उनके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर। और ये तो सोडियम की बात कर रहे हैं भाई, अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो हर एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो हर एटम पे 3 बाहर आ जाएंगे, है ना।
तो ये देखो, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आ गए जो इधर उधर घूम सकते हैं, तो तुम्हें ये सी यानी समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा दिखेगा। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अगर हैं यहाँ पे, सब जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तुम्हारे पास यहाँ पॉजिटिवली चार्ज ये मेटल के जो कर्नल्स इनको कहते हैं हम, ये रह गए। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन इनके बाहर ढेर सारे हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा सकते हैं, इधर फ्लो कर सकते हैं, इधर फ्लो कर सकते हैं, ऊपर नीचे फ्लो कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में, तीसरे चौथे, मतलब दे कैन मूव इन रैंडम डायरेक्शन, जहां भी हम उनको फ्लो कराना चाहें। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देंगे। चार्जेस का फ्लो इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। और हीट देंगे, अगर यहां से हीट दिया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस हीट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो बिकॉज देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर सकते हैं, और अपने फ्लो होने के साथ साथ या तो करंट या फिर हीट इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए जनरली मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तुमने देखा होगा, है ना, वुड के कंपैरिजन में, प्लास्टिक के कंपैरिजन में मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कर्नल्स लिख देते हैं इनको। And these positive kernels are placed in a sea of electrons. अब तुम इस डायग्राम को बना लो। तो क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हाँ, सही बात है आदित्य। ठीक है, अब बना लो। कर्नल्स का काम कुछ नहीं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज जो रह जाएगा वो वहां ही रहेगा जहां रखा हुआ है एटम। न्यूक्लियस होगा, उसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो वहीं है। इससे मेटालिक क्लस्टर कैसे एक्सप्लेन होता है, देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब इन पे लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना, हायर एनर्जी पे वाइब्रेट कर सकते हैं। बट ये विथ टाइम एनर्जी लूज करेंगे और वापस से इसको रेडिएट बैक करेंगे। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड देन रेडिएटेड बैक, और ये रेडिएटेड बैक एनर्जी जो होती है ये लस्टर कॉज करती है। शाइन, जो मेटालिक शाइन होती है, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो काफी अलग अलग टाइप की एनर्जीज एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो सारे टाइप की एनर्जीज एब्जॉर्ब करके उनको रेडिएट बैक कर सकते हैं। तो अगर एनर्जी, लाइट एनर्जी अगर उन पर पड़ती है और उसको अगर रेडिएट बैक कर देते हैं तो हमको मेटेलिक लस्टर या शाइन जो है वो दिखती है मेटल में। ठीक, लिख लिया सबने। सोलर पैनल थोड़ा अलग है बेटा। सोलर पैनल की फंक्शनिंग अलग होती है। वो सन रेज को लेके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। लिखा सबने?
तो मेटालिक बॉन्ड बहुत छोटा था, जैसा मैंने तुम्हें कहा था, इतना ही पढ़ना है हमको, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड हमको बहुत सारा पढ़ना पड़ा था, है ना। अब वो जो वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस हैं जो हमने लिखे थे सूडो फोर्सेस चैप्टर की शुरुआत में, फर्स्ट सेकंड पेज पे, वो हम पढ़ना थोड़ा शुरू करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेज पे लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल। मोहित बेटा सोलर सेल्स किसी और दिन पढ़ लेंगे। सोलर सेल्स में सिलिकॉन यूज होता है, बट वो तो जब तेरे को फंक्शनिंग समझ में आएगी तभी समझ में आएगा ना। सबने बना लिया यहाँ तक, कंप्लीट कर लिया। दिस इज ऑल दैट वी नीड टू राइट अबाउट मेटालिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन स्लीव मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग जो हमको लिखनी है वो है वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। तो कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। इसके आगे जो इंटरेक्शंस हम पढ़ रहे हैं वो थोड़े वीक इंटरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो यू हैव वीक intermolecular attractions। लिखा, उसमें लिखो these are weak forces of attractions these are weak forces of attractions which may exist between two non-bonded covalent molecules comma ions comma या ions के बाद और inert gas atoms। full stop। These are non-directional in nature, these are non-directional in nature and are collectively called as van der Waals forces। They're collectively called as van der Waals forces। तो van der Waals forces को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो उसके नीचे सब हेडिंग लिखने को वैन डर वाल्स फोर्सेस
और इनको हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। van der Waals forces colon, these are further divided into following 3 categories. These are further divided into following 3 categories. Number 1, dipole interaction, या A करके लिख लो, dipole interaction। तो हमने अभी थोड़े दिन पहले डाइपोल्स पढ़े थे, याद है? और वो इसलिए पढ़े थे, मतलब और भी रीजन थे, बट इसके पहले इसलिए पढ़े थे क्योंकि वो पता होने चाहिए, तभी हम van der Waals फोर्सेस समझ पाएंगे, वरना बिना उनको पढ़े हम van der Waals फोर्सेस नहीं समझ पाते। इन ब्रैकेट इनको एक नाम और दे रखा है, कीसम फोर्सेस, KEESOM, कीसम फोर्सेस। उसमें लिखो दीज एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, these exist between polar molecules। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल है और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, तो बेटा HCl के मॉलिक्यूल में किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है? पार्शियल हाइड्रोजन पे, ना? तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, तो दूसरे वाले में भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, लेकिन बड़ा कर दूं। है ना? अब ये क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन शेड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है ना। अभी तक हमने जो भी पढ़े, कोवलेंट बॉन्ड पढ़े और हमने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, या तो शेड थे या फिर वो होल्ड करके रख रहे थे। तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिनमें आपस में कोई इलेक्ट्रॉन वैसे इन्वॉल्व नहीं है, ना तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ना यहाँ कोई अलग से इलेक्ट्रॉन इन दोनों को होल्ड करके रखा है। इनमें बस कुछ पार्शियल चार्जेस हैं जिसकी वजह से इनमें अट्रैक्शन है, तो इनको van der Waals फोर्सेस की कैटेगरी में रखते हैं। और भी एग्जांपल अपने पास, जैसे HBr हो गया आपके पास, और जरूरी नहीं है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ही हो, अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे आपने मान लो HBr ले लिया और आपने CH3 और Cl ले लिया, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, इसका भी एप्लीकेशन ऑर्गेनिक में काफी आएगा आपके पास। जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। So these are all examples जहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल सेम टाइप का, या पोलर मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप का, बट दो पोलर मॉलिक्यूल कम से कम होना जरूरी है, तभी हम उसको डाइपोल और डाइपोल कहेंगे। दो डाइपोल होना जरूरी है ना? सही बात है ना? डाइपोल डाइपोल तभी कहा जाएगा ना जब एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल। तो इसको लिख लो जल्दी से। फिर हम एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल।
और कंप्लीट हो जाए डायग्राम तो मुझे बता देना, मतलब लिखना कंप्लीट हो जाए तो डू लेट मी नो। लिख लिया सबने? तो ये पहली कैटेगरी थी डाइपोल और डाइपोल, दोनों ऑलरेडी पोलर हैं। अब अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर हो तो क्या होगा? तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है बी, दैट इज डाइपोल, एक पोलर है ऑलरेडी और दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब पहले पोलर नहीं था बट किसी और के इन्फ्लुएंस में। ठीक है पलक, मैं भी समझाना है, रुक जाऊंगा, एक बार हेडिंग लिख दूं उसके बाद आई विल वेट फॉर यू टू कंप्लीट। इनको हम कहते हैं डिबाई फोर्सेस। लिख लो मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ आदित्य, मतलब एक सोचा था कि वीक फोर्सेस थोड़ा तो पढ़ा दूंगा तुमको, तो मोस्ट प्रोबेबली दो तो हो जाएंगे आज, एक डाइपोल डाइपोल और एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर एक बचेगा इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल तो तुमको थोड़ा प्री रीड के लिए भी दूंगा क्योंकि ये टॉपिक प्री रीड करना है थोड़ा सा तुमको, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्री रीड के लिए दूंगा। पलक अच्छा देखेंगे यार, अभी से कहाँ। एनसीईआरटी में वॉन्डरवॉल फोर्सेस आपको मिलेंगे गैशियस स्टेट में, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको वॉन्डरवॉल फोर्सेस वगैरह मिल जाएंगे बट ज्यादा डिटेल में नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। लिखिए, अब तो लिखिए सबने यहां तक, हेडिंग भी लिखी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, तो इसमें लिखो दीज एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। These exist between polar and non-polar molecules. Example: एग्जाम्पल में आप ले लो कि आपके पास है इस बार HCl के साथ CCl4 ले लेते हैं, तो ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, और ये जो है ये अपना ओरिजिनली नॉन पोलर है, ये पोलर है ना। तो क्या होता है कि जब आप एक HCl का मॉलिक्यूल ले लेते हो, यू हैव HCl और इसमें पार्शियल चार्जेस हैं, इधर पार्शियल पॉजिटिव है और इधर पार्शियल नेगेटिव है, और इधर आप CCl4 ले लेते हो, Cl और Cl, तो इसमें नेट डाइपोल 0 आया था, याद है? डाइपोल तो बनाए थे अपन ने 1 2 3 और 4, बट नेट रिजल्टेंट 0 आया था। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज को, इस पे जो पार्शियल नेगेटिव था इसको थोड़ा दूर पुश करेगा, है ना भाई। ये पार्शियल चार्ज अपने पड़ोसी पर भी कुछ इफेक्ट डालेगा, इसको अपन कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये पोलर वाला जो है पड़ोसी को इफेक्ट करने लगता है, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग दिस, कि भाई मैं पास इधर नेगेटिव चार्ज है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ इधर पार्शियल पॉजिटिव बन जाए और इधर पार्शियल नेगेटिव चला जाए, जिससे मैं इससे इंटरेक्शन कर पाऊं। आई वांट टू इंटरेक्ट विद द नेबर, तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए मैं इसमें, मतलब
पोलर मॉलिक्यूल इसमें डाइपोल इंड्यूस कर देता है ना, इट इंड्यूसेस अ डाइपोल इन दी मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। किसी और के इफेक्ट में अगर डाइपोल बने तो उसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी पोलैरिटी थोड़ी आ जाती है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर। तो ये डाइपोल था, इसने इसमें इंड्यूस कर दिया डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इसने इसकी सिमेट्री को इफेक्ट कर दिया। तो बिकॉज ऑफ one dipole, when the symmetry gets distorted of a non-polar molecule, it has an induced dipole in it, इसलिए इसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन आ जाते हैं। मैं इसके और भी एग्जांपल्स लिख देता हूँ, यू हैव अदर एग्जांपल्स एज वेल। जैसे आपके पास H2O है और जीनॉन है, तो ये O H H और जीनॉन का बड़ा सा एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो इस पे ये पोलर था और ये नॉन पोलर था, तो ये इसमें क्या करता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव डाइपोल इंड्यूस कर देता है। सो दिस इज योर डाइपोल एंड दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये डाइपोल अपने पड़ोसी को डिस्टॉर्ट करता है थोड़ा सा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ खींचता है, तो नेगेटिव चार्ज इधर आने लगता है और इधर से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो नेट इधर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज दिखने लगता है। और कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स में लिख देता हूँ, मैं डायग्राम इतना बड़ा नहीं बनाएंगे अपन। सो यू हैव Br2 plus H2O, non-polar and polar, या फिर you also have examples of CH3OH plus CCl4, पोलर और नॉन पोलर। अच्छा, ये वीक फोर्सेस क्यों होते हैं समझ में आ रहा है, अपन ने लिखा है इनको कि भाई इनमें जो है ओरिजिनली तो ज्यादा कुछ मतलब पार्शियल चार्जेस ही थे, एक्चुअल चार्जेस भी नहीं थे, और ये इंड्यूस वाले में तो पड़ोसी ने जबरदस्ती इंड्यूस करवाए हैं, तो थोड़ा ही छोटा सा वीक सा डाइपोल बनता है। तो जब वीक डाइपोल्स बनेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा निकलेंगे, है ना, तो इसलिए इनको वीक फोर्सेस की कैटेगरी में लिखा है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बट कम होते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लेस। प्रेशा बेटा, जीनॉन के न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो अगर बगल में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा उधर की तरफ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव क्लाउड शिफ्ट होगा, तो उससे डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो ये सब इसलिए वीक फोर्सेस कहलाते हैं, बिकॉज इनके जो अट्रैक्शंस होते हैं वो कम होते हैं, दीज आर वीक अट्रैक्शंस। बिल्कुल 42 किलो जूल पर मोल से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल, ये हमने अपने चैप्टर की बिगनिंग में लिखा था, तो यहां तक लिख लो। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आएगी इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ, इसमें वो चीजें आएंगी जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, दीज आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर। रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वो पेयर्स हैं। और आज के लिए लास्ट लाइन इज योर हेडिंग, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें लिखना है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल
नहीं नहीं, इनमें से किसी में बॉन्ड नहीं बन रहा बेटा अमन, ना ए में बन रहा था ना बी में बन रहा। वीक फोर्सेस में बॉन्ड है ही नहीं, यही तुम कह रहे हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंटरेक्शंस। ब्रैकेट में इनको हम लंदन फोर्सेस कहते हैं या डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये थोड़ा सा आपको रीड करके आना है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में ये आपको मिलेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, उसमें से रीड कर लो, या फिर मतलब उसमें से तो कर लो, बाकी फिर अपने मॉड्यूल से रीड करना जरूरी है। तो आपको होमवर्क ये है कि ये प्री रीड करना है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये थोड़ा प्री रीड करके रखना है। इनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कर लेंगे सब लोग इतना? हाँ, तो फिर इतना कर लो आज के लिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ।